ये जो आपके मॉक टेस्ट चलाए जा रहे हैं ना, ये आपके सिविल सर्विस और आपके स्टेट पीसीएस प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए हैं। और अगर आप लोग वनडे एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं ना, जिनमें जीके जीएस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उनके लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्लासें आपकी रहेंगी। और ये बिल्कुल क्वेश्चंस उसी तरह के लिए गए हैं जिस तरह के आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और एक आपका टेस्ट खत्म हो चुका है, ये दूसरा टेस्ट है। और शाम 6 बजे आपका एक टेस्ट शुरू हो जाता है। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, वहां जाकर आप लोग डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं। और जितने अधिक से अधिक हो सके आप लोग मॉक टेस्ट देने की कोशिश करिए। आप लोग स्टडी मटेरियल के लिए एक कोई भी आप देखिए सिलेबस को कवर करिए किताबों से, और उसके बाद मॉक टेस्ट देना शुरू कर दीजिए। कहीं कोई आपको परेशानी होती है कुछ भी, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं अपने सवाल, या मेरे लिए कोई सुझाव है आप लोगों के पास तो वो भी आप लोग भेज सकते हैं। अब आप देखेंगे कि इसमें पहला क्वेश्चन है, पौधों में सूक्ष्म पोषक तत्व है। ये आप देखेंगे काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और आपने देखा होगा कि पिछले टेस्ट में भी इसे शामिल किया गया था। तो इसमें आप देखिए नाइट्रोजन एवं पोटास, दूसरा कह रहा है फास्फोरस मैग्नीशियम, और तीसरा कह रहा है कि लोहा जिंक और मैग्नीज, और चौथा आपसे कह रहा है कैल्शियम और गंधक। तो इसे आप लोगों को देखे होंगे मालूम होगा, तो लोहा जिंक और मैग्नीज होगा। पोषक तत्व क्या होते हैं? ये पौधे जड़ों द्वारा भूमि से पानी एवं पोषक तत्व, वायु से कार्बन डाइऑक्साइड तथा सूर्य भगवान से, जो सूर्य है ना, उससे प्रकाश ऊर्जा लेकर अपने विभिन्न भागों का निर्माण करते हैं। और पोषक तत्वों को पौधे की आवश्यकता अनुसार निम्न प्रकार में आप लोग वर्गीकृत करते हैं। अगर इसमें मुख्य पोषक तत्व की बात करें तो इसमें आपका नाइट्रोजन शामिल है, फास्फोरस शामिल है, पोटास मुख्य पोषक तत्व में, इन तीन को याद रखिएगा। अगर हम लोग गौण पोषक तत्व में देखें तो कैल्शियम, मैग्नीशियम और गंधक है। अगर सूक्ष्म पोषक तत्व में देखें तो लोहा है, जिंक है, कॉपर है, मैग्नीज है, मॉलिब्डेनम है, बोरोन है, और क्लोरीन आप लोगों को देखने को मिलेगी। और जब आप लोग ओएमआर सीट भरते हैं ना, तो उसे भी बड़े ध्यानपूर्वक भरा करिएगा। उसमें गोला लगाते हैं तो उसे भी बड़े ध्यानपूर्वक लगाया करिएगा, क्योंकि एक बार अगर गलत हो जाता है तो कोई सुधारने का ऑप्शन नहीं रहता है वहां। तो क्या लगा दोगे आप लोग? सी ऑप्शन आप लोग गोले में भर देंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या? निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, और आपके सामने 4 कथन दिए गए हैं। कितने? 4 कथन। और इन चारों कथनों में से आपको कौन सा कथन सही नहीं है, इस लाइन को भी बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ा करिएगा। मैं आप लोगों से कह रहा हूं ना कि अगर आप लोगों ने क्वेश्चन समझना आ गया, चाहे वो प्रीलिम्स का हो, मुख्य परीक्षा का हो, तो आधा तो आंसर आप लोग देने की स्थिति में तुरंत ही पहुंच जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस को समझना बड़ी बात है आज के समय में। तो इसमें से सही नहीं है पूछ रहा है। तो पहला कथन क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि राइजोबियम पेड़ों एवं फसलों की जड़ों में स्वाभाविक रूप में पाया जाता है। दूसरा कह रहा है कि इजोला के अंतर्गत नाइट्रोजन नम स्थिति में विद्यमान रहती है। और तीसरा आपसे कह रहा है कि एजोटोबैक्टर नाइट्रोजन स्थिरीकारक जीवाणु नहीं है। और 4 कह रहा है इजोला को ठंडे क्षेत्रों में उगाया जा सकता है। तो आपको बता दूं कि इसमें एक तो आप देखेंगे पहला गलत है, बिल्कुल क्या है? गलत है। आप देखेंगे, अब आप लोग कहोगे क्यों गलत है? राइजोबियम पेड़ों और फसलों की जड़ों में नहीं बल्कि फलीदार पौधों की जड़ों में पाए जाने वाला एक प्रकार का सहजीवी जीवाणु है। ये ग्रंथिकाएं खेतों में बहुत छोटे आकार की नाइट्रोजन फैक्ट्रियों के रूप में काम करती हैं। इसलिए आप देखेंगे पहला गलत था, दूसरा ठीक है। और इसमें आप देखेंगे तीसरा गलत है। तीसरा क्यों गलत है? तीसरा इसलिए गलत है कि इजोटोबैक्टर वायवीय स्वतंत्र जीवी मृदा में वास करने वाले नाइट्रोजन स्थिरीकारक जीवाणु है। ये जीवाणु वृद्धि करने वाले हार्मोन का उत्पादन करते हैं जो पौधों की वृद्धि और उनकी उपज बढ़ाने में सहायता करते हैं। तो इसमें आप देखेंगे ये भी गलत है। इसमें चौथा भी आपका ठीक है, लेकिन क्या पूछ रहा है? सही नहीं पूछ रहा है। तो कौन कौन सही नहीं है? एक आप देखेंगे पहला सही नहीं है और तीसरा सही नहीं है, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक रहेगा। केवल 1 और 3 सही नहीं है। अगर आप देखिए कि यहां पूछता कि सही है, तो आप देखते कि 2 और 4 सही था, तो इसमें सी ऑप्शन हो जाता। फिर इसीलिए कह रहा हूं कि बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ा करिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन सी जैविक खाद की मुख्य किस्में हैं? एजोला जैव उर्वरक, माइकोराइजल
कवक, और ये आप देखते हैं कि रिपीट हो गया, राइजोबियम जैव उर्वरक उपयुक्त में से सभी। तो इसमें आप देखेंगे कि क्या होगा, उपयुक्त में से सभी। पिछली क्लास में भी हम लोगों ने इसके बारे में जाना था। डी ऑप्शन आप लोग लगा देना। जैविक खाद या ऑर्गेनिक खाद, इनको बायो फर्टिलाइजर के नाम से भी आप लोग जानते हैं। ये बायो फर्टिलाइजर वे जैविक या सक्रिय पदार्थ हैं जो अति सूक्ष्म आकार के बैक्टीरिया, शैवाल या फिर कवक जैसे सूक्ष्म जीवों का इस्तेमाल कर भूमि को नाइट्रोजन और फॉस्फोरस और आप देखते हैं कि कार्बनिक पदार्थ आदि से समृद्ध करते हैं। तो इसमें आपका डी ऑप्शन ठीक होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं, इन तीनों में से सही आपको चुनना है। यूरिया पोटेशियम युक्त उर्वरक है। बी कह रहा है, दूसरा कह रहा है कैल्शियम हाइड्रोजन फॉस्फेट पोटेशियम युक्त उर्वरक है। तीसरा कह रहा है पोटेशियम सल्फेट व पोटेशियम नाइट्रेट नाइट्रोजन युक्त उर्वरक है। इनमें क्या लगाओगे आप लोग? इसमें आप देखेंगे भाई तीनों गलत हैं आपके, क्योंकि सही नहीं है पूछ रहा है, और ये तीनों सही नहीं है, ये आप लोग याद रखिए। ये सही नहीं क्यों नहीं है? देखिए आप लोग, नाइट्रोजन युक्त खाद उर्वरक ऐसे उर्वरक हैं जिनमें नाइट्रोजन पाई जाती है, जैसे अमोनियम सल्फेट हो गया, अमोनियम नाइट्रेट हो गया या यूरिया हो गया, क्योंकि यूरिया नाइट्रोजन युक्त खाद है, इसलिए आप देखिए पहला गलत है। फॉस्फेट युक्त खाद ऐसे उर्वरक जिनमें फॉस्फेट पाया जाता है, जैसे अमोनियम फॉस्फेट हो गया, कैल्शियम हाइड्रोजन डाईहाइड्रोजन फॉस्फेट हो गया, और चूंकि कैल्शियम डाईहाइड्रो फॉस्फेट युक्त खाद है और इसमें पोटेशियम नहीं पाया जाता। दूसरा गलत है। पोटेशियम युक्त खाद ऐसे उर्वरक हैं जिनमें पोटेशियम पाया जाता है, जैसे पोटेशियम सल्फेट हो गया, पोटेशियम नाइट्रेट आदि। तो इसमें तीनों कथन बिल्कुल गलत थे। तो इसमें आप देखेंगे कि डी ऑप्शन होगा। 1 2 3 तीनों कथन बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि गलत ही पूछा है। अब आप देखेंगे कि इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये फसलों के चक्रीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या करना है? विचार करना है। और आपके सामने आप लोग देखेंगे कि कितने 3 कथन दिए गए हैं। क्या दिए गए? 3 कथन दिए गए। इनमें से आपको उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछ रहा है। क्या है? सही नहीं है पूछ रहा है। तो पहला कह रहा है कि फलीदार फसलों को गैर फलीदार फसलों से पहले ही बोना चाहिए। दूसरा कह रहा है जिन पौधों की किस्मों को कम पानी की आवश्यकता होती है उन्हें अधिक सिंचाई की जरूरत वाले पौधों के बाद बोना चाहिए। तीसरा कह रहा है अधिक खाद की मांग वाले पौधों की किस्मों को कम खाद की आवश्यकता वाली फसलों के बाद बोना चाहिए। तो इसमें आप देखेंगे कि पहला गलत है और तीसरा गलत है, लेकिन दूसरा ठीक है। क्यों गलत है? क्योंकि फसलों का चक्रीकरण इस प्रणाली में एक ही खेत में अलग अलग प्रकार की फसलें एक के बाद एक क्रम में उगाई जाती हैं। इस पद्धति में कीटों और बीमारियों पर नियंत्रण हो जाता है और भूमि के उपजाऊपन में वृद्धि होती है और मृदा उत्पादन में कमी आती है। और फलीदार फसलों को गैर फलीदार फसलों के बाद में ही बोना चाहिए। इसलिए आप देखें पहला गलत था। जिन पौधों की किस्मों को कम पानी की आवश्यकता होती है उन्हें अधिक सिंचाई की जरूरत वाले पौधों के बाद बोना चाहिए। दूसरा सही है। इसमें अधिक खाद की मांग वाले पौधों की किस्मों को कम खाद की आवश्यकता वाली फसलों से पहले बोना चाहिए, इसलिए तीसरा गलत था और गलत ही पूछा है। तो 1 और 3 गलत है, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल इसमें ठीक रहेगा। बी ऑप्शन लगा दोगे, गोले में क्या भर दोगे? बी को आप लोग काला कर दोगे गोले में। ठीक है, ये याद रखिएगा। ये क्वेश्चन क्या है कि रिपीट हो गए, तो आप लोग कह सकते हैं महत्वपूर्ण भी है। अब आप देखेंगे अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्या पूछ रहा है? एक कह रहा है दिक् परिवर्तक कृषि पद्धति की योजनाओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आप लोगों को क्या करना है? विचार करना है। इसमें 3 कथन दिए गए और उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, यानी कि सही कथन आपको चुनना है। पहला आपसे कह रहा है पॉलीवैराइटल प्रकार की कृषि के अंतर्गत एक भूमि पर एक ही समय में 2 या 2 से अधिक प्रकार के पौधे उगाए जाते हैं। दूसरा कह रहा है कि बहुसस्यन प्रणाली के अंतर्गत विभिन्न समयों में परिपक्व होने वाले विभिन्न प्रकार के पौधों की एक साथ बुआई की जाती है। तीसरा कह रहा है कि इंटरक्रॉपिंग विधि के अंतर्गत एक ही प्रकार के पौधों की विभिन्न किस्मों की फसलें उगाई जाती हैं। तो इसमें आप लोग क्या लगाओगे? बोलिए भैया, इसमें क्या लगाओगे? तो इसमें आप देखेंगे सही पूछ रहा है। एक तो पहला ठीक है, दूसरा ठीक है, लेकिन तीसरा आप देखेंगे गलत है। दिक् परिवर्तक किसी पद्धति से फसल उपजाने में कई योजनाओं का प्रयोग होता है। पॉलीवेराइटल प्रकार की कृषि, इसमें एक ही प्रकार के पौधों की विभिन्न किस्मों की फसलें उगाई जाती हैं। इंटरक्रॉपिंग विधि, इसमें एक भूमि पर एक ही समय पर 2 या 2 से अधिक प्रकार के पौधे लगाए जाते हैं। बहुसस्यन, इस प्रणाली के अंतर्गत आप देखिए विभिन्न समयों में परिपक्व होने वाले विभिन्न प्रकार के पौधे एक ही साथ बुआई की जाती है। तो इसमें आप देखेंगे पहला भी ठीक है और दूसरा भी ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक रहेगा। तीसरा आपका गलत था इसमें। ठीक है,
ये आप लोग याद रखिएगा। दिक् परिवर्तित कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, बताइए इसमें क्या लगाओगे आप लोग। इसमें क्या पूछ रहा है, दिक् परिवर्तित कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको क्या करना है, विचार ही करना है। क्या करोगे, विचार ही करोगे और क्या करोगे। इसमें आपके सामने कितने ऑप्शन हैं, कितने कथन दिए गए, 2 कथन दिए गए हैं और इसमें से आपको सही चुनना है। क्या करना है, सही कथन चुनना है। पहला कथन कह रहा है कि दिक् परिवर्तक कृषि के अंतर्गत एक ही खेत में एक समय में केवल एक ही पौधे की किस्म उगाई जाती है। दूसरा कह रहा है कि इसके अंतर्गत एक लंबे दीर्घ काल के पौधे को छोटी आयु के पौधे के साथ उगाया जाता है। तो इसमें आप देखेंगे भाई पहला तो बिल्कुल गलत है, लेकिन दूसरा ठीक है। क्या है, दूसरा ठीक है। दिक् परिवर्तित कृषि या मिश्रित फसल पुरानी पद्धति है जिसमें एक ही खेत में एक ही समय में 2 या 2 से अधिक पौधे की किस्में उगाई जाती हैं और इसलिए आप देखेंगे पहला गलत था। इस पद्धति के अंतर्गत एक लंबे दीर्घकाल के पौधे को छोटी आयु के पौधे के साथ उगाया जाता ताकि परिपक्व होने के समय दोनों को पर्याप्त पोषण मिल सके। और आप लोग किसान परिवार से होंगे तो आप लोगों को ये मालूम भी होगा और मैं आप लोगों से कहता हूं ना कि आंखें खुली रखा करिएगा। कहीं किसी स्थान पर जाते हैं तो बड़ा सोचा समझा करिएगा, उसे देखा करिएगा। तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो कॉमन सेंस अगर आप में है तो आप लोग उनके आंसर दे सकते हैं। तो इसमें बी ऑप्शन लगा दिए होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 कथन दिए गए, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। इन 4 कथनों में से आप लोगों को सही कथन चुनना है। क्या करना है, सही कथन चुनना है। पहला कह रहा है कि जुताई रहित कृषि से भूमि के अंदर और बाहर जैव विविधता की क्षति नहीं होती है। संरक्षण जुताई कृषि में लेजर की मदद से जमीन को समतल किया जाता है। तीसरा कह रहा है मिश्रित कृषि फसल आवर्तन कार्बनिक चक्र अनुकूलन जैविक कृषि के सिद्धांत है। और 4 कह रहा है जैविक कृषि से वातावरण के दूषित होने से मनुष्य के स्वास्थ्य में गिरावट आती है। तो इसमें आप देखेंगे पहला भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है और तीसरा भी ठीक है, लेकिन 4 आप देखेंगे बिल्कुल गलत है। 4 क्या है, बिल्कुल गलत है। संपूर्ण विश्व में बढ़ती हुई जनसंख्या हेतु भोजन की आपूर्ति के लिए मानव द्वारा अधिक से अधिक उत्पादन हेतु तरह तरह की रासायनिक खादों जहरीली कीटनाशकों का प्रयोग जैविक एवं अजैविक पदार्थों के मध्य चक्र को प्रभावित करते हैं और जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति खराब होती है। और रासायनिक खादों एवं जहरीले कीटनाशकों से वातावरण भी दूषित होता है जिससे आप देखिए मानव स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। और इन समस्याओं से निपटने के लिए जैविक खेती के सिद्धांत को अपनाया गया है जो कि पर्यावरण की दृष्टि से लाभदायक भी है। इसलिए आप देखिए 4 इसमें गलत था और पहला, दूसरा और तीसरा ठीक था। खेत की बार बार जुताई से कई सूक्ष्म जीव प्रभावित होते हैं। कुछ तो मृदा उर्वरकता को बनाए रखने में सहायक होते हैं, जैसे केंचुए होगा, ये नष्ट हो जाते हैं। जुताई ना होने से छोटे जीव प्रभावित नहीं होते हैं और जैव विविधता को संरक्षित रखते हैं, समृद्ध भी रखते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि 1 ठीक है, 2 ठीक है, 3 ठीक है, लेकिन 4 गलत था, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है इसमें। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। ए कह रहा है निम्नलिखित में से जैविक कृषि के अवयव हैं। जैविक कृषि के अवयव हैं कार्बनिक खाद्य, और बी कह रहा है जैविक खरपतवार नियंत्रण पद्धति, और सी कह रहा है 1, 2 दोनों सही हैं, और डी कह रहा है इनमें से कोई सही नहीं है। तो इसमें आप देखेंगे पहला भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन आप लोगों का ठीक रहेगा। जैविक खेती कृषि की वह विधि है जो संश्लेषित उर्वरकों एवं संश्लेषित कीटनाशकों के अनुपयोग या न्यूनतम प्रयोग पर आधारित है तथा भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए फसल चक्र, हरी खाद, कंपोस्ट खाद आदि का प्रयोग करती है। जैविक कृषि के अवयव निम्नलिखित हैं। कार्बनिक खाद हो गया, और जैविक खरपतवार नियंत्रण पद्धति होगी, जैविक कीट हो गया एवं रोग प्रबंधन हो गया। तो इसमें आप लोग सी ऑप्शन लगा देंगे। क्या, सी ऑप्शन ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या करना है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अगर किसान परिवार से हैं तो आप सभी ये सब जान रहे होंगे कि किसके बारे में बात हो रही है। ये 3 कथन आपको दिए गए हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तीनों में से सही कथन आपको चुनना है। क्या करना है, सही कथन चुनना है। तो पहला कह रहा है जुताई रहित कृषि के अंतर्गत फसल के पौधों को शुरू में नर्सरी में उगाया जाता है। दूसरा कह रहा है संरक्षण जुताई कृषि के अंतर्गत आधुनिक सिंचाई के तरीकों जैसे ड्रिप और स्प्रिंकलर का प्रयोग किया जाता है।
और तीसरा कह रहा है संरक्षण जुताई कृषि ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में मददगार है। तो इसमें आप देखेंगे पहला तो बिल्कुल गलत है। पहला इसलिए गलत है कि पौधों को शुरू में नर्सरी के में संरक्षण जुताई कृषि के अंतर्गत उगाया जाता है। यह खेती का बिल्कुल नया मॉडल है जिसके अंतर्गत पर्यावरण को भी ध्यान में रखा जाता है। बाकी आप देखें दूसरा भी ठीक है और तीसरा ठीक है। संरक्षण जुताई कृषि के अंतर्गत जमीन को या तो बिल्कुल नहीं जोता जाता है या फिर कम से कम एक जुताई की जाती है, और चूंकि बिना जोते हुए खेत कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं और जिससे आप देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कम किया जा सकता है, और इस प्रकार संरक्षण जुताई कृषि ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में भी सहायक है। तो इसमें आप देखेंगे 2 और 3 ठीक है और सही ही पूछा है, तो आप लोग केवल 2 और 3 यानी कि बी ऑप्शन आप लोग लगा देंगे। क्या लगा दोगे? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये कह रहा है कि निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। ये आप लोग बचपन में क्लास 10 12th में थे ना, उस समय सही जोड़ियां मिलाने के लिए आता था ना, उसी तरह से आप लोग देखिए। एक कृषि क्रांति हो गई, संबंधित क्षेत्र हो गया आपका। तो ये कह रहा है धूसर क्रांति, गोल क्रांति, गुलाबी क्रांति, सुनहरी क्रांति। तो आप लोगों को बताऊं इसमें क्या लगाओगे, बोलिए कुछ। धूसर क्रांति ये आपकी उर्वरक से संबंधित है। किससे? उर्वरक उपभोग वृद्धि से संबंधित है। गोल क्रांति ये आलू उत्पादन से संबंधित है। किससे? आलू उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति ये झींगा मछली से संबंधित है, झींगा मछली उत्पादन से। सुनहरी क्रांति ये फल बागवानी उत्पादन से संबंधित है। यानी कि ए 3 से सही मेल खा रहा है, बी 4 से, सी 1 से और डी 2 से। तो इस तरह से आप देखेंगे कि इसमें आप लोग क्या लगा दोगे, बी ऑप्शन ठीक रहेगा। 1 3 से खा रहा है, बी 4 से खा रहा है और सी 1 से और डी 2 से। इसकी पीडीएफ डाउनलोड करके अच्छे से आप लोग पढ़ सकते हैं, क्योंकि धूसर क्रांति आप देखेंगे किससे संबंधित है, ए उर्वरक से उपभोग से वृद्धि से संबंधित, गोल क्रांति आलू उत्पादन से, गुलाबी क्रांति आपकी झींगा मछली उत्पादन से, सुनहरी क्रांति आपकी फल बागवानी उत्पादन से संबंधित है। तो इसमें आप लोगों ने क्या लगा दिया, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है, बी ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन है कृषि के विभिन्न प्रकारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। कृषि के विभिन्न प्रकारों के संबंध में इसमें आप लोगों के सामने 3 कथन दिए गए हैं, और उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं है पूछ रहा है, अगर सही पूछता तो आप देखते इसका ऑप्शन और होता। ये जरूर आप लोग ध्यान से पढ़ा करिए इस लाइन को। इसमें पहला कथन कह रहा है कि विशिष्ट खेती के अंतर्गत कुल आय का 50% किसी एक फसल से प्राप्त किया जाता है। दूसरा कह रहा है रेंचिंग खेती में भूमि की जुताई बुआई और फसलों का उत्पादन नहीं किया जाता है। और तीसरा कह रहा है भारत के मध्य पूर्वी हिमालय, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में आद्य या फिर तर कृषि की जाती है, तर कृषि की जाती है। बताइए भैया उपयुक्त में से कौन सा सही नहीं है। तो आप देखेंगे कि उपयुक्त में से कोई सही नहीं है, इसमें से उपयुक्त में से कोई सही नहीं है। विशिष्ट खेती आप देखेंगे कि विशिष्ट खेती से अभिप्राय उस कृषि से है जो अपनी कुल आय का कम से कम आप देखिए 50% एक फसल से उत्पादन करता है। और आप देखें जैसे चाय हो गया, कहवा, गन्ना, रबर हो गया। रेंचिंग खेती की बात करें तो रेंचिंग खेती में भूमि की जुताई बुआई फसलों का उत्पादन नहीं किया जाता है, और बल्कि प्राकृतिक वनस्पति पर विभिन्न प्रकार के पशुओं जैसे भेड़, बकरी इत्यादि को चराया जाता है। इस प्रकार की कृषि को ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में की जाती है। आद्य या फिर तर एक कृषि या कृषि जलोढ़ मृदा के उन क्षेत्रों में प्रचलित होती है जहां वर्षा की मात्रा 200 सेंटीमीटर से अधिक पाई जाती है। इस प्रकार की खेती मध्य पूर्वी हिमालय, ये आप देखते हैं कि पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में की जाती है। तो तीनों बिल्कुल सही है इसमें। और क्या पूछा था, सही नहीं है। तो आप देखते हैं कि सही नहीं है, गलत, तीनों नहीं गलत, तो उपयुक्त में से कोई भी गलत नहीं होगा। तो आप लोग डी ऑप्शन लगाइएगा। इनके बड़े ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, मैं कह रहा हूं कि आप देखिए कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, एक कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 कथन दिए गए हैं और उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। इन 4 में से आपको सही कथन चुनना है। मिश्रित कृषि यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड,
और दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित है। दूसरा कह रहा है 25 सेंटीमीटर या इससे कम वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि शुष्क भूमि कृषि कहलाती है। और तीसरा कह रहा है भारत की शुष्क भूमि कृषि मुख्यतः 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले प्रदेशों तक सीमित है। और चार कह रहा है कि चावल, जूट, गन्ना आदि भूमि कृषि के अंतर्गत उगाई जाने वाली प्रमुख फसल है। क्या है? प्रमुख फसल है। तो बताइए इसमें सही आप लोगों को बताना है। तो एक तो पहला ठीक है, दूसरा भी ठीक है, तीसरा लेकिन गलत है, और चार भी ठीक है। क्या? चार भी ठीक है। तीसरा इसलिए गलत है क्योंकि भारत में कृषि भूमि शुष्क भूमि कृषि मुख्यतः उन प्रदेशों तक सीमित है जहां वार्षिक वर्षा कितना 75 सेंटीमीटर से कम है। इस शुष्कता को सहन करने में सक्षम फसलें जैसे रागी, बाजरा, मूंग, चना, ज्वार आदि उगाई जाती हैं, इसलिए तीसरा गलत है। बाकी मिश्रित कृषि का उपयोग भोजन व चारे की फसल उगाने और पशुपालन के लिए किया जाता है। यह यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में आपको देखने को मिलेगा। और आप देखेंगे कि चावल, जूट, गन्ने की फसल को अधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है और ये फसलें उन क्षेत्रों में उगाई जाती हैं जहां वर्षा की मात्रा 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है। ये क्षेत्र आर्द्रभूमि कृषि क्षेत्र कहलाते हैं। ये सब आप लोग देखते होंगे। तो इसमें आप लोग क्या लगाओगे? 1, 2, 4 ठीक था, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक था। एक कथन ठीक था, 2 भी ठीक था और 4 भी ठीक था। आदिम निर्वाह कृषि के अंतर्गत शामिल है। आदिम निर्वाह कृषि के अंतर्गत शामिल है स्थानांतरी कृषि और चलवासी पशुचारण कृषि। दूसरा कह रहा है शुष्क भूमि कृषि और आर्द्र भूमि कृषि। और तीसरा कह रहा है मिश्रित कृषि, रोपण कृषि। और डी कह रहा है सिंचित कृषि और वर्षा निर्भर कृषि। तो इसमें आप देखेंगे कि ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा। आदि निर्वाह कृषि के अंतर्गत स्थानांतरी कृषि और चलवासी पशुचारण शामिल है। स्थानांतरी कृषि यह अमेजन बेसिन के सघन वन क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया और उत्तर पूर्वी भारत के क्षेत्रों में प्रचलित है। यहाँ वृक्षों को काटकर और जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है तथा मक्का, रतालू, आलू और कसावा जैसी फसलों को उगाया जाता है। और चलवासी पशुचारण यह सहारा के अर्धशुष्क और शुष्क प्रदेशों में, मध्य एशिया और भारत के कुछ भागों जैसे राजस्थान, जम्मू कश्मीर में प्रचलित है। और इस प्रकार की कृषि में पशुचारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्गों से भ्रमण करते हैं। पशुचारक मुख्यतः भेड़, ऊंट, मवेशी या बकरियां पालते हैं। तो इसमें आप लोग देखेंगे ए ऑप्शन ठीक था। इसमें क्या था? ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक था। अगला क्वेश्चन कह रहा है गहन निर्वाह कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गहन निर्वाह कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है गहन निर्वाह कृषि के अंतर्गत किसान बड़े भूखंड पर खेती करता है, इसकी मुख्य फसल चावल है। तीसरा कथन कह रहा है यह कृषि दक्षिण पूर्व और पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में प्रचलित है। इन तीनों में से सही कथन आपको चुनना है। क्या? सही कथन चुनना है। तो एक तो आप देखेंगे दूसरा ठीक है, पहला गलत है और तीसरा ठीक है। क्या है? तीसरा ठीक है। गहन निर्वाह कृषि का एक प्रकार है और इसके अंतर्गत किसान छोटे भूखंड पर साधारण और अधिक श्रम से खेती करता है। अधिक धूप वाले दिनों से युक्त जलवायु उर्वरक मृदा वाले खेतों में एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जाती हैं और यहाँ की मुख्य फसलें चावल होती हैं। अन्य फसलों में गेहूं, मक्का, दलहन, तिलहन शामिल रहता है। तो इसमें 2 और 3 ठीक है, यानी कि क्या लगा दिया होगा आप लोगों ने? सी ऑप्शन लगाया होगा। क्या लगा दिया होगा? सी ऑप्शन लगाया होगा। इस तरह से आप देखेंगे कि ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे, उनके आंसर आप लोगों ने विस्तार से देखे। और इसी तरह की आपकी ये टेस्ट चलते रहेंगे डेली। शाम 6 बजे आपकी क्लास आ जाती है, तो आप लोग देख लिया करिएगा। कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है, कोई भी सुझाव है तो बेझिझक आप लोग मुझे बता सकते हैं।